नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर। हिंदी साहित्य हम लोग पढ़ रहे थे। हिंदी साहित्य जो आपके उत्तराखंड की परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में है, जो राइटर उनकी बात मैं कर रहा था। और उस क्रम में अभी हम इससे पहले कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मीर आरस खान और साथ साथ में महादेवी वर्मा को पढ़ चुके हैं। और छायावाद के अंतर्गत हम लोग आज एक और महान व्यक्तित्व, एक और महान व्यक्ति, एक और महान लेखक, एक और महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात करने वाले हैं। आप जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के महत्वपूर्ण कवि है, एक बड़ा नाम है, एक बड़ा चेहरा है। कल आप महादेव की बात करते हैं, लगभग उसी तरीके के एक व्यक्तित्व, एक महान व्यक्तित्व, एक महान कवि, एक महान सम्राट, जिसे मैं कह सकता हूं निराला साहब। निराला साहब के व्यक्तित्व को पढ़ करके आपको एक चीज तो समझ में आ जाएगी, जरूर नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे हो, आपके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए करने का, आपके अंदर लगन होनी चाहिए, और सबसे बड़ी, उससे भी बड़ी बात है, आपके भीतर एक हिम्मत होनी चाहिए। आपको डटकर मुकाबला करने की हिम्मत होनी चाहिए। और लगन मेन बात है कि आपको लगन है कि नहीं, आप उस चीज के प्रति अपनी रुचि रखते हैं कि नहीं, वो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। दोस्तों, कहा जाता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महज कक्षा 9 तक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। सोचिए, कक्षा 9 तक पढ़ा लिखा व्यक्ति कितना महान लेखक बन गया, इतनी शानदार कविताएं, इतने शानदार उपन्यास, इतने शानदार नाटक लिखे हैं, और छायावाद जैसी एक विचारधारा में अपना स्थान, एक मुख्य स्थान बनाने में सफल रहे। बड़े चतुर स्तंभों में एक कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब। इसका मतलब डिग्रियां बहुत है, ये आपकी विद्वता की शर्त नहीं है। आपकी विद्वता की शर्त है आपको रुचि है किसी विषय में, साथ साथ में आपकी लगन, आपकी मेहनत। निराला साहब, मैंने कहा ना, 9वीं पास व्यक्ति या 9वीं तक पढ़ा लिखा एक व्यक्ति इस मुकाम तक पहुंच रहा है। महादेवी वर्मा भी पीजी थी, वो भी उसी कैटेगरी की कवित्री है। या भाई हमारे पास प्रसाद साहब या सुमित्रा नंदन पंत जी बहुत पढ़े लिखे होंगे, लेकिन मैं काबिल तारीफ करता हूं, प्रशंसा करता हूं, साथ साथ में सैल्यूट करता हूं निराला साहब को कि उनकी हिम्मत, उनकी लगन, उनकी मेहनत की दाद देनी चाहिए। कक्षा 9 पढ़ा लिखा व्यक्ति इतना शानदार कवि बन गया। आप सुनेंगे इनका जीवन परिचय, इन पर विपत्तियों का पहाड़ बचपन से टूट गया था। धन के अभाव में, धनाभाव बिल्कुल था, पैसा नहीं, गरीब व्यक्ति एकदम। 1896 में मेदिनीपुर बंगाल में जन्म होता है इनका। रामसाहब त्रिपाठी के घर में जन्म हुआ, रुक्मणी इनकी माताजी थी। आपको पता है कि 3 वर्ष की अवस्था में मात्र रुक्मणी का इंतकाल हो जाता है। मैंने इनकी जो माताजी रुक्मणी है, वो जब 3 वर्ष के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हुए थे, माता छूट के चली गई। पहला संकट। उसके बाद थोड़े बड़े होते हैं, कुछ समय के पश्चात पिताजी भी गुजर गए। पिताजी ने हालांकि इनका विवाह करवा दिया था मनोहरा के साथ। मनोहरा देवी इनकी पत्नी थी। और महाज जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 22 वर्ष के थे, उससे पहले पिताजी चले गए हैं। 22 वर्ष की आयु में पत्नी मनोहरा देवी का भी इंतकाल हो गया, और साथ साथ इनकी एक बेटी थी सरोज, जिससे बेहद प्रेम करते थे, सरोज का भी इंतकाल हो गया। सोचो, एक ऐसा व्यक्ति, देखो पारिवारिक चीजें देखिए कैसे बिगड़ रही है। माताजी पहले ही चली गई, पिताजी का भी इंतकाल हो गया, पत्नी थी वो भी चली गई, बेटी थी वो भी चली गई, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा है। मैं इसलिए इनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हूं ना कि यार, आपके जीवन में एक थोड़ी सी परेशानी आती है कि आप एक परीक्षा में फेल हो जाते हैं, आप टूट जाते हैं, या आपको आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ करके चली गई, आप टूट गए। अरे यार, सीखिए निराला के व्यक्तित्व से कुछ। परिवार के सब सदस्य छोड़ करके चले गए, पिता चले गए, मां चले गए, पत्नी चली गई और बेटी चली गई। उसके बाद भी अड़ी गोबर खड़े रहे और हिंदी साहित्य के वो शानदार व्यक्तित्व बनकर के उभरे आपके सामने, जिन्हें आप आज पढ़ रहे हैं। छायावाद के स्तंभ बने, महत्वपूर्ण कवि बने। मैं अगर इनके परिचय की थोड़ी सी बात आपके सामने करूं, मैंने कुछ लिखा है, यहां देखिए। अब इन परिचय की बात देखिए, बेसिक बात है, बाकी आपको पीपीटी में बताऊंगा। टाइम पीरियड 96 से लेकर 1961 तक इनका समयकाल माना जाता है। 1896 से मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में आपका जन्म होता है। बहुत गरीब थे, इसलिए अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए, अपनी दिनचर्या को रन करने के लिए आपका रामकृष्ण मिशन में एक नौकरी करते थे। नौकरी क्या बोले तो संगीत बजाने का काम करते थे रामकृष्ण मिशन में, क्योंकि आजीविका चलानी थी। मैंने कहा ना, छुटपन में माताजी का देहांत हो गया। रुक्मणी इनकी माताजी है, रामसाहब त्रिपाठी पिताजी है। माताजी पहले ही चली गई 3 वर्ष की आयु में, पिताजी के बाद में इंतकाल हो जाता है। और पत्नी, मैंने कहा मनोहरा देवी इनकी पत्नी है, बेटी इनकी सरोज है, इन्होंने भी साथ छोड़ दिया है। अब इतनी सब चीजें होने के बावजूद भी ये संभल गए और एक शानदार कवि बनकर के सामने उभरे। हिंदी साहित्य में इनको अनेक उपनामों से जाना जाता है, जो आपकी परीक्षा दृष्टि से उपयोगी है।
मैं सिर्फ बात यह परीक्षा दृष्टि की ज्यादा करने वाला हूं। जैसे कि आप जानते हैं निराला साहब को आप इन्हें दारागंज का संत भी कहा जाता है, पहला उपनाम याद रखना। बहुत नेक दिल व्यक्ति था, गरीब होने के बाद भी दयालु जबरदस्त। इन्हें आप दारागंज का संत कहते हैं। नाम याद रखना भैया, ये नाम आपको मिलेगा नहीं आसानी से कि दारागंज का संत किस छायावादी कवि को कहा जाता है, निराला साहब को कहते हैं। इन्हें दीनों का मसीहा कहा जाता है, गरीबों के मसीहा थे, खुद गरीब लेकिन उसके बाद भी मसीहा प्रकार का दिल रखते भाई। आदमी हो तो ऐसा हो, व्यक्तित्व बनना हो तो निराला के जैसा बनिए। साथ साथ में छायावाद का महेश कहते हैं इनको। ब्रह्मा विष्णु महेश पता ना, छायावाद के तीन है ना, जिसमें प्रसाद जी, पंत जी और निराला जी आते हैं, तो ये महेश है छायावाद, याद रखना है। इतना बड़ा औहदा दिया इनको। साथ साथ में ये ओज और जागरण के कवि कहलाते हैं भाई। इन्हें ओज और जागरण का कवि कहा जाता है। इन्हें आधुनिक युग का गोरखनाथ भी कहा जाता है। ये आधुनिक काल के गोरखनाथ कहलाते हैं, याद रखना। जो काम गोरखनाथ साहब ने किया था, जब आप गोरखनाथ जी को पढ़ते हैं जैन संप्रदाय में, नाथ संप्रदाय में, लगभग उसी तरीके के व्यक्तित्व निराला साहब होते हैं, है ना। इन्हें महाप्राण की पदवी भी दी गई है। तो ये उपनाम आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं, है ना। दारागंज का संत या दीनों का मसीहा, छायावाद का महेश, ओज और जागरण का कवि, आधुनिक युग का गोरखनाथ और महाप्राण इनको कहा जा रहा है। मैंने कह दिया इनके संकट, इनके जीवन काल के बारे में हम पहले थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इतना बड़ा कवि बन गया। इनके कविता में जो विशेषताएं आपको दिखती है ना, काव्यगत विशेषताएं, पूछ सकता है इनमें से कौन सी काव्यगत विशेषता निराला साहब की है। मतलब एक टूटा हुआ व्यक्ति, विशेषताएं क्या समझ लो, बाकी मैं अगले फैक्ट की बात करते हैं। इनकी काव्यगत विशेषताओं में क्या है, सबसे बड़ी विशेषता की अनुभवों की अनुभूति झलकती है। यानी इनके जीवन के जो निजी अनुभव होंगे ना, इनके जीवन के निजी अनुभव, क्या क्या घटनाएं हुई, वो सब इनकी कविता में दिखता है भाई। आप जब इनकी कविता माना भिक्षुक को पढ़ेंगे, आप बादल राग को पढ़ेंगे, आप उसमें दिखेगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वास्तव में इस प्रकार की जिंदगी को जी चुके हैं, अनुभव दिखते हैं। उसके बाद छंद मुक्त कविता, मजे के बाद इन्होंने छंद मुक्त हटा दिए। इन्होंने सीधा कहा छंद छंद कविता का कुछ मतलब नहीं है ना। आपके अंदर भावनाएं, फीलिंग्स होनी चाहिए, उसको दिखाने का जज्बा होना चाहिए। तो छंद मुक्त कविता लिखने का पहली बार श्रेय जा रहा निराला साहब को। ये मुक्त छंद कविता लिखते थे, इन्होंने छंद मुक्त कुछ नहीं लिखे। ऐसा नहीं कि इनको छंद नहीं आता था, छंद के जानकार थे, लेकिन इन्होंने कहा कि छंद की बेड़ियों में या छंद के तराजू में कविता को क्यों तोलना है, हमारी भावनाओं के लिए खुला आकाश चाहिए। ऐसे व्यक्तित्व थे, है ना। साथ साथ में देश प्रेम की भावना इनकी कविता में झलकती है भैया। राष्ट्र प्रेम के बढ़ते इतने सजग व्यक्ति, देश प्रेम के बढ़ते इतने जागरूक व्यक्ति कि इनकी कविताएं जब आप पढ़ेंगे तो इनकी काव्य विशेषता पता लग जाएगी। उसके बाद प्रेम और सौंदर्य का समावेश तो गजब का ही है। क्या गजब का प्रेम लिखते हैं भाई। मैंने कहा ना, छायावादी कवि की विशेषता है कि वो प्रकृति प्रेम को दिखाते हैं। जब आप इनकी कविता जूही की कली पढ़ेंगे ना, उसमें क्या दिखा रहेगा, जूही एक फूल है, कली है ना, एक नायिका, उसका प्रेमी कौन है, पवन, हवा। तो पवन और जूही के जो कली, उसके प्रेम की कहानी को बड़ा गजब का दिखा रखा है। कहने का मतलब है कि भाई प्रेम और सौंदर्य का समावेश इनकी कविता में लाजवाब मिलता देखने को। उसके साथ साथ ओज और विद्रोह, ये सीधा विद्रोह भी कर देते हैं। समाज में जो रूढ़िवादियां हैं, समाज में जो कुरीतियां, विसंगतियां, उन पर सीधा विद्रोह, उनके प्रति सीधा आपका एक कुठाराघात प्रकार का, इस प्रकार की आवाज, उस प्रकार के बुलंद ध्वनि के साथ वो उस पर वार करते हैं कि विद्रोह उनके कविताओं में देखने को मिलता है। साथ साथ में यथार्थ, सच्चाई दिखाते हैं और प्रकृति दिखाते हैं, है ना। प्रकृति चित्रण और सच्चाई इनकी कविता का मुख्य विषय। यथार्थ का मतलब वास्तविकता, जो घटना वास्तव में घटित हो रही है उनको दिखाने का ही काम करते हैं, है ना। देखो इनके बारे में जो परिचय, ये तो आपको थोड़ा याद रखना ही है। देखो काव्यगत विशेषता इसलिए याद रखनी है, अगर माना पूछ लेगा कि भाई इनमें से कौन सी काव्यगत विशेषता निराला साहब की है, उपनाम भी याद करना है, रचना में आगे बताने वाला हूं। इनके बारे में कहा जाता है जब मेदिनीपुर से इलाहाबाद आए थे ना, तो इलाहाबाद में इनकी मुलाकात होती है महादेवी से। मैंने पहले कहा कि गरीब व्यक्ति था, इसके पास कुछ नहीं था, रहने को घर नहीं था, तो ये महादेवी जी के घर में निवास कर रहे हैं इलाहाबाद में आकर के। महादेवी की उदारता को देख करके इसीलिए निराला साहब ने महादेवी को विशाल मंदिर की सरस्वती कहा था कि आप साक्षात सरस्वती हो, मुझ जैसे अक्खड़ व्यक्ति को यहां पर रखिए। देखिए निराला साहब थोड़े पढ़े लिखे कम थे, सादगी भरा जीवन जीते थे, दिमाग से बहुत खुरकी टाइप के व्यक्ति भी थे, होना भी चाहिए। कहा जाता है इनके बारे में, एक वक्तव्य ये आता है, ये देखने को मिलता है कि भाई जब ये इलाहाबाद आते हैं, वहां पर काम कर रहे हैं अपने साहित्य के प्रति, इनकी पत्नी ने इनको बड़ा सपोर्ट किया कि आप साहित्य चाह रहे लिखना तो आप लिखिए। हालांकि पत्नी का इंतकाल हो गया जब भी 22 साल के थे, बेटी का इंतकाल हो गया। अपनी बेटे के स्मृति भी आपने सरोज स्मृति लिखा है, जिसको छायावाद का नहीं, यहाँ पे तो पूरे हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत का दर्जा मिलता है, आगे जाकर क्या पढ़ेंगे उसको। इस बीच क्या हुआ, इन्होंने सोचा, या बल्कि इनके साथ जो महादेव वर्मा वगैरह उन सब ने कहा कि भाई महात्मा गांधी भारत के एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति उनमें थे,
उनसे जो निर्मला साहब ने कुछ अपना आरंभिक साहित्य लिखा था, उस साहित्य को पढ़वाने के लिए, उस साहित्य पर एक प्रकार से कह सकते हैं कि टीका टिप्पणी करवाने के लिए कि भाई साहित्य में क्या कमी है, क्या मैं कवि बन सकता हूं कि नहीं, उसको दिखाने के लिए गांधी से मिले थे। तो कहते हैं गांधी साहब ने कहा कि ठीक है, अपनी किताबें छोड़ दो और 3-4-5 दिन के मैं वक्त लेता हूं, उसके बाद आ जाना, मैं देख लूंगा आपकी किताब पढ़ करके आपने क्या लिखा है। तो ऐसा बताते हैं दोस्तों, ऐसा बताते हैं कि महात्मा गांधी के पास जब भी अपनी पुस्तकों का रिव्यू पूछने गए कि भाई क्या आपने पढ़ा, महात्मा गांधी चूंकि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े मुरीद थे और बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर का तो रुतबा ही अलग था, तो कहते हैं कि गांधी जी ने कहा कि बंगाल में पैदा होने वाला हर दूसरा व्यक्ति टैगोर नहीं हो सकता है, साहित्य तो टैगोर लेते, तुम्हारे बस की बात कहां है। कहते हैं गांधी साहब को निर्मला जी ने मुंह पे बोला था कि मुझे लगता है हिंदुस्तान में भाषा की सबसे कम समझ अगर किसी व्यक्ति को है तो आपको है, श्रीमान गांधी। ऐसा व्यक्ति था, सोचिए आप। महात्मा गांधी जो उस समय की तोप है, इतने बड़े नेता है, ब्रांड है भारत के, देश को आजाद करवाया है, उन्हें उनके मुंह पे कह दिया कि तुमको भाषा वगैरह कुछ नहीं आती है, होंगे अपने लिए वकील, होंगे छोड़िए। इसका मतलब इनको कॉन्फिडेंस दिखे ना, भरोसा, कॉन्फिडेंस हो तो निर्मला का जैसा हो। एक इतना बड़ा व्यक्ति आपको कह रहा है कि तुम्हारे बस का कविता लिखना नहीं है, उसके बाद में लिखी और वो कर दिखाया जो अगला आदमी कह रहा है कि तू नहीं कर पाएगा। तो ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसा विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, तभी कामयाबी मिलती है। एक आदमी को कहे ना क्या भाई तुम्हारा तो इस पेपर में 7 नंबर आए, कहाँ होगा सिलेक्शन तुम्हारा वीडियो में, जेई में, तुम्हें बस का नहीं है। अरे क्यों टूटना भाई, मुझे अपनी कैपेबिलिटी, अपनी योग्यता पर भरोसा है, उसको नहीं है। वो मेरे को नहीं जानता भीतर से, मैं अंदर से क्या हूं, मैं कितने घंटे बैठ करके पढ़ सकता हूं, मेरी कैपेसिटी सिर्फ मुझे पता है। आप सोच रहे हैं यार, अगर माना सामने वाला व्यक्ति सोचता है मैं सिर्फ 3 घंटे पढ़ सकता हूं, तो वो अपनी कैपेसिटी सोच करके कह रहा है कि तेरे बस का नहीं है। अरे भाई तुझको क्या पता है इसके अंदर कितनी आग है, हो सकता है ये 12 घंटे बैठ के पढ़ता हो सकता है 20 घंटे बैठ के पढ़ता हो, है ना। तो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, अगर आपको सामने आदमी डरा दे, तोड़ भी दे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास भरोसा भाई जम करके भरा हुआ, और मैं इस भरोसे पर कामयाब रहता हूं, कायम रहता हूं। निर्मला साहब के व्यक्तित्व से आपको ये बात देखने को मिलती है कि कोई आपको कुछ भी कहे, आपका कॉन्फिडेंस ना डिगे, आपका भरोसा बिल्कुल बना रहे। ठीक है, इसके बाद सीधा मैं चलता हूं एक पीपीटी पर, जिसमें आप इनकी रचनाओं की बात करेंगे, कौन कौन सी रचना आपका इनकी एग्जाम के लिए याद करनी है, ये आप देख सकते हैं। ये इनका साधारण सा बने एक परिचय लिखा हुआ, बहुत बेसिक सा, बहुत ज्यादा चीजें इसमें है नहीं। अब इनकी एक पीपीटी के तौर पर मैं बताता हूं कि इनकी पीपीटी में आपको क्या क्या चीजें दिखनी है, जो इनकी रचनाएं याद करनी है वो कौन कौन सी है ना, या जिन रचनाओं पर आपको बात करनी है वो कौन कौन सी, आइए देखते हैं। निर्मला साहब की पीपीटी बनी हुई मेरे पास शायद से, तो आप उसमें इनको देख सकते हैं। ना बनिए भाई, कोई नहीं, यहां से देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शायद से इधर को निकल गए, निर्मला साहब थोड़ा से आगे भग लिए मुझे लगता है। महादेवी वर्मा, इसके बाद अच्छा शिवानी है, इसका मतलब पहले होंगे, निर्मला साहब थोड़े से पहले होने चाहिए। देखो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी नाम है, बहुत उपयोगी कवि है, एग्जाम में बहुत आएंगे। तो सिर्फ मैं इनकी रचनाएं आपको बता देना चाह रहा हूं कि आपको पढ़ करके क्या क्या जाना चाहिए, किन किन को आप पढ़ सकते हैं, या क्या क्या आपके लिए उपयोगी है जो एग्जाम में आना। मुझे लगता है कि इस बार की परीक्षा में यहां से सवाल बनेगा ही। मैं सिर्फ उन रचनाओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, या वो रचनाएं आप तक बताने का प्रयास करूंगा। बाकी देखो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो ये है, ये मिलेगी आपके निर्मला साहब की पीपीटी। यहां देखिए आप, है ना, ये इनका व्यक्तित्व देखना, ध्यान देखना भाई, सब लोग दिख रहा होगा। देखिए निर्मला साहब की जब आप बात कर रहे हैं, यहां से आपको दिख रहा होगा 1896 से 1901 टाइम पीरियड, 21 अक्टूबर 1896 मेदिनीपुर में जन्म हुआ और 15 अक्टूबर 1961 को प्रयागराज में इनका जीवन लीला समाप्त होती है। रामसाय त्रिपाठी पिता, मैंने रुक्मणी माँ का नाम पहले बता रखा आपको,
और आप जानते हैं पत्नी मनोहरा देवी की बात मैं पहले ही कर चुका हूं, बेटी इनकी सरोज पहले बात कर चुका हूं। उपनाम इनके मैंने पहले बताया, छायावाद का शलाका पुरुष बताते हैं, महाप्राण बताते हैं श्रीमान गरगत सिंह और साहित्य शार्दुल। इसके अलावा कुछ उपनाम मैंने पहले आपको बता दी, जैसे दारागंज का संत बता दिया है, मसीह गरीबों का मसीह बता दिया, वो सब उपनाम आपको पहले बता रखे, उनको याद रखना। 2-3 आपको यहां से भी ले लेनी चाहिए, है ना। अब इनकी रचनाओं की बात, सिर्फ मैं तो आपको यहाँ रचनाएं दिखाने लाया था, बाकी चीज तो पहले हो चुकी है। अगर आप रचनाओं की बात करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन कौन सी रचना आपको याद करनी है ना। तो भाई कवि के तौर पर इनकी एक तो अनामिका याद कर लो आप, ध्यान रखना कब लिखी, 1923 में लिखी है। परिमल को याद कर सकते हैं इस बार के एग्जाम के लिए, गीतिका को याद कर सकते हैं, और तुलसीदास को याद कर सकते हैं 1938 में। अनामिका द्वितीय छोड़ सकते हैं फिलहाल। कुकुरमुता को याद कर लेना आप 42 में, अणिमा को छोड़ दो, बेला को छोड़ दो, नए पत्ते याद कर सकते हैं आप, ये 1946 की रचना है। आराधना को याद कर सकते हैं आप, ये 1953 की रचना है ना। ये लगभग ऐसी रचना है जो आपको फिलहाल जिनका वीडियो की परीक्षा है या ए की परीक्षा होनी है आगे, उसमें साहित्य आता है, या एसआई की परीक्षा होनी है, तो ये रचना आपको याद करनी है जो मैंने इतनी इंडिकेट कर रखी है। बाकी पढ़ने को सब पढ़ लेना, ये पीपीटी आपके पास दे दूंगा, लेकिन जरूरी है कि आप इतनी रचनाएं कम से कम पढ़ के चलना जो मैंने मार्क की है, ये बहुत उपयोगी आपकी परीक्षा के लिए होने वाली है। उसके बाद अगर मैं थोड़ा आगे की बात करता हूं इनमें, तो भाई इनके उपन्यासों में कुछ उपन्यास जो आपको देखने हैं, जैसे माना भाई आप इनमें देखिए अप्सरा पढ़ सकते हैं, उपयोगी है, 31 में लिखा हुआ है। अलका पढ़ सकते हैं, निरुपमा पढ़ सकते हैं, कुल्ली भाट पढ़ सकते हैं, और बिल्लेश्वर बकर हिया पढ़ सकते हैं। इनको आपको याद करना चाहिए, इन उपन्यासों को पढ़ना बहुत जरूरी है, परीक्षा में उपन्यास आएंगे। इसके अलावा अगर मैं थोड़ी और बात करता हूं, यहां से आपको 1-2 उपन्यास और मिलना। देखो चोटी की पकड़ पहले भी पूछा जा चुका है, पूछेगा भी, तो चोटी की पकड़ आप भी पकड़ लो। काले कारनामे, चमेली, इंदुलेखा तीनों अपूर्ण उपन्यास है, तो इनमें से एक आने का चांस ज्यादा है, क्योंकि तीनों अपूर्ण है, इसलिए इनको याद करना। काले कारनामे, किसके काले कारनामे? मीराला के काले कारनामे, है ना। चमेली और इंदुलेखा, इनको याद करना आप, ठीक है। उसके बाद अगर कहानी संग्रह की मैं बात करता हूं, कहानियों में मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कहानी इनकी बोर्ड है। फिर भी एग्जाम में देखो एक तो आ सकती है भाई लिली की सखी, सुकुल की बीवी और चतुरी चमार, ये 4 पढ़ लो, देवी को छोड़ दो। चतुरी चमार, सुकुल की बीवी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो सुकुल की बीवी, अब आपने तो बेचारा की मर गई निराला जी की, सुकुल की बीवी देखेंगे, है ना, तो ये याद करना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सुकुल की बीवी, सखी और लिली, इनको याद करना। उसके साथ साथ में 2-3 बातें इसमें और है जो आपको देखिए। देखो निराला साहब की खास बात क्या है ना भाई, निराला साहब मतवाला और समन्वय जैसे पत्रों के संपादक भी थे। इसकी भी इनको क्या नाम है, संपादन किया था मतवाला समन्वय का। राम के शक्ति भुजा इनकी सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण कविता जो अनामिका में संकलित है, बहुत लंबी कविता है, तो राम की शक्ति भुजा को याद करना, किसकी कविता है? निराला साहब की कविता है ना। 1936 में इसकी रचना की थी। और साथ साथ जूही की कली इनकी पहली रचना मानी जाती है, 1916 में इसका प्रकाशन होता है, जिसमें मानवीय चेतना को दिखा रखा, मानवीय प्रेम की चेतना को दिखा रखा है ना। तो जूही की कली पहली रचना है, अगर पूछेगा तो उसको याद करना है, इसमें मानवीय चेतना का आरोप आपने कर रखा है, इसको भी ध्यान रखना है। बाकी उपनाम तो आपको मैंने बताया है पहले कि इनके उपनाम क्या क्या है, किसकी उपनाम जाना जाता है। और अंतिम पॉइंट जो आपको इसमें याद रखना आपको वो ये है कि भाई रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी एक रचना है सरोज स्मृति, मैंने पहले भी कहा था इनकी बेटी का नाम सरोज था। सरोज की मृत्यु के बाद उनकी याद में, अपनी बेटी की याद में सरोज स्मृति नामक ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, जिसे रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ और प्रथम शोक गीत मानते हैं। अगर पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ और प्रथम शोक गीत कौन सा है, तो सरोज स्मृति है। कौन लिखते हैं? निराला साहब लिखते हैं। इसको प्रथम और सर्वश्रेष्ठ शोक गीत का दर्जा कौन देते हैं? रामचंद्र शुक्ल देते हैं, है ना। इतनी बातें हैं जो आपको निराला साहब के व्यक्तित्व से याद रखनी है, और आपके एग्जाम के लिए निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये सब चीजें आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण है। और जिनकी भी आगे परीक्षा बेसिकली 21 मई को फिलहाल जिनकी परीक्षा सचिवालय रक्षक की है, वो जरूर ध्यान दें, इन रचनाओं को एक बार पढ़ करके जरूर जाए, क्योंकि सचिवालय रक्षक की परीक्षा में भी कुछ ना कुछ आपका रचनाएं इनकी आनी है ना। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं कल के फिर एक और वीडियो में। कल हम देखेंगे एक और महान व्यक्तित्व, जयशंकर प्रसाद। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।